पूरा होता है जुआरियां दा हाल दोस्तों बिक जाते ने कोलियां ते थाल दोस्तों। घर की हर शय बिक जाती है। जब हर शय बिकने पे आई थी तब नरगिस से तकाजा किया गया था कि तुम अपनी माँ का किस्तों में लिया गया प्लाट दो या रायविंड रोड का फार्म हाउस है वो हमारे नाम पे करो। तब ये झगड़ा शुरू। अच्छा, इसमें एक नाम पहले आया था नरगिस के हवाले से, आबिद बॉक्सर का। एक पिस्टल, एक राइफल, 3 बड़ी जायदादों के कागजात अब तक लाहौर पुलिस के पास है। जब ये उसे घर पे रेड किया उन्होंने, आबिद ये कहते हैं कि मैंने आंखों से देखा कि वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास पड़ी है। आबिद के पास 21 लाइसेंसी पिस्टल्स, ममनुआ और गैर ममनुआ बोर के। अंडरवर्ल्ड का तस्वुर जो है ना, इंडिया में और है, अच्छा, साउथ अफ्रीका में और है, ठीक है, यूएई में और है, उसके सारे अरब स्टेट जितनी हैं उनमें और है, पाकिस्तान में और है, ठीक है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड से मुराद क्राइम की अकेडमियां हैं, अच्छा, जराइम की अकेडमियां। मैं बहुत मोहतात लफ्ज कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। नाज़रीन, आपने इंडियन मूवीज़ तो देखी होंगी और उसमें अंडरवर्ल्ड का एक वर्ड भी सुना होगा, लेकिन जब आपके ज़हन में अंडरवर्ल्ड का ये वर्ड आता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। लाइक उसमें ड्रग्स होती हैं, उसमें टेररिज्म भी शामिल होती है, उसमें पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें शोबिज़ भी इन्वॉल्व होता है। क्या इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में कोई अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करती है? अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो किस हाल में है, किस फॉर्म में, और वो कहाँ पे है? रिसेंटली आपने एक वाक़या सुना होगा कि नरगिस को उनके शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया, तो क्या उसमें भी कोई अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट थी? और ये जो एक दाऊद इब्राहिम चैप्टर है, क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? मेरे साथ आज की नशिस्त में मौजूद है नईम मुस्तफ़ा साहब। चूँकि इनके पास इनसे रेलिवेंट ख़बरें होती हैं और इससे रेलिवेंट अगर ख़बरें हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नईम मुस्तफ़ा साहब का भी अंडरवर्ल्ड से कोई ना कोई ताल्लुक़ है। तो इस ताल्लुक़ को आज एक्सप्लोर करते हैं और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड लाहौर में है क्या और कौन चलाता है और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, फाइन, A1 सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो आप रिसेंटली हमने प्रोग्राम भी किया, आपको याद होगा, भट्ट साहब के साथ। तो उस टाइम वो नरगिस का इशू हुआ था, उसके शोहर माजिद बशीर ने, जो कि पुलिस में है, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो सर, अभी क्या डेवलपमेंट है, लेटेस्ट कहाँ पहुंची है स्टोरी? मैंने आपके पास कोई खबर भी है उससे रेलिवेंट? सारा वाकया तो आपके सामने है ना जी सर, जो कुछ हुआ, जो लेकिन अगर हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप दोबारा शुरू से उसको देखिए, ये एक FIR दर्ज होती है थाना डिफेंस सी लाहौर में। अच्छा, डिफेंस के 3 थाने, ठीक है, ABC। डिफेंस सी में एक FIR दर्ज होती है, सही है, लेकिन उस FIR का इंदराज इस एतबार से मुनफरिद है कि उसमें एक सफारत खाना इन्वॉल्व है पाकिस्तान का, अच्छा, और वहाँ की हुकूमत इन्वॉल्व है, वो है कनाडा। नरगिस वाले इंसिडेंट, नरगिस वाले इंसिडेंट। देखिए, इनफरादियत यही है ना, देयर इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, वो क्या डिफरेंट है? वो ये है कि नरगिस के 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, अच्छा, अली मुर्तज़ा बेटा, ठीक है, और मासूमा बेटी, छोटे बड़े हैं, वो दोनों वहाँ हैं। उनको नरगिस फ़ोन करती हैं कि मैं बड़े बुरे हाल में हूँ, आई एम ऑलमोस्ट होस्टेज। ये जुमला एग्जैक्ट है, मैं डिकोड कर रहा हूँ। अच्छा। जो मुझे बताया उनके घर वालों ने, बिलखुसूस उसके भाई ने, नरगिस के, अच्छा, खुर्रम अरसलान भट्टी उनका नाम है। उन्होंने ये बताया कि एक फ़ोन वो करती है मेरे भांजे को, ठीक है, यानी मुर्तज़ा को, कि मैं परेशानी में हूँ और मैं ऑलमोस्ट यरगमाल हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो चीखती है। जब पूछा क्या हुआ, बेटे ने पूछा, तो मामा जो है ना थोड़ी जज्बात में, फुर्ते जज्बात में वो रो पड़ी। ठीक है। तो बच्चा फौरी तौर पे पहले फ़ोन करता है एम्बेसी में, वहाँ इत्तला करता है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, एजेंसी को बताता है। जब वो पता लगता है तो वो पाकिस्तान में रब्ता करते हैं और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि हमारे एक बेटी बेटा यहाँ 2 रहते हैं, बहन भाई, उनकी वालदा को एक पुलिस वाले ने यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा। दे डिडंट टेल लाइक दैट कि जी मियाँ बीवी का मसला है। वो कहते हैं पुलिस वाले ने यरगमाल बनाया हुआ है एक खातून को, जो हमारे 2 शहरी बच्चे हैं, उनकी माँ है। सही। वो इत्तला पहुँचती है लोकल थाने में, डिफेंस में, जहाँ का एड्रेस दिया बच्चे ने। वहाँ इत्तला पहुँचती है तो वहाँ वो कॉल 15 पे भी करते हैं, जो कैंट कंट्रोल है डिफेंस का, पुलिस का कंट्रोल रूम में भी इत्तला जाती है। उस पर एक सब इंस्पेक्टर उस कॉल को अटेंड करके और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। वो मुतल्लिका घर में जाता है, जहाँ बेल देता है, और वहाँ से माजिद बशीर साहब निकलते हैं।
सही है। CIA में इंस्पेक्टर, उनको पोस्टिंग अभी नहीं मिली। अच्छा। अभी रिसेंटली मियां बीवी यानी ये बच्चे समेत और ये वो उम्रा नरगिस करके के हस्बैंड है, उम्रा करके आते हैं पाकिस्तान ठीक है। वापस। अभी पोस्टिंग नहीं मिली, ठीक है, येट टू बी डिसाइडेड कि कहाँ जाना है कहाँ उनको। जाना? तो वो इस इंतजार में पोस्टिंग की, वो कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर माजिद बशीर हूँ और यहाँ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, फेक कॉल है। वो थानेदार सब इंस्पेक्टर जो थाना डिफेंस सी का था, वो उसको ही वायरलेस पे रिस्पॉन्ड करता है। जवाब देना ज़रूरी है, जब आपने एक मैसेज लिया है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि जी मैं उस कॉल पे गया था, ठीक है, वो मैंने कॉल अटेंड की, वो फेक कॉल थी, देयर इज अच्छा। नो इंसिडेंट, नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद बेटा फिर फ़ोन करता है माँ को, माँ के नंबर पे। माँ फ़ोन उठाती है और कराती चिल्लाती है। उसने कहा मामा हो गया मसला? उसने कहा कुछ भी नहीं, वो कोई आया ही नहीं, थानेदार तो बाहर से बाहर चला गया। ठीक है, वो दोबारा फ़ोन करता है अपने ही कॉन्सुलेट में, अपने एम्बेसी में, और ये कहता है कि मेरी मामा स्टिल होस्टेज है। ठीक है, वो IG को रब्ता करते हैं, IG पंजाब पुलिस उस्मान अनवर साहब को। ठीक है, वो फिर हुक्म देते हैं, तो DIG ऑपरेशन ही कहता है कि जी ये कॉल हो चुकी है, लेकिन वो फेक कॉल, उन्होंने कहा नहीं उसी घर में को मामला है, जाओ। उन्होंने कहा इंस्पेक्टर घर है, उनसे कहा तब भी जाओ। ठीक है, वो जाते हैं वहाँ और पुलिस वाले जाके जो है ना वो पता करते हैं, उनको पता है ये मामला हुआ है। वो नरगिस घर आ जाती है, रेस्क्यू हो जाती है, जो भी होता है। ठीक है, नरगिस घर आ जाती है। घर आके दे टुक 6 आवर्स, उसकी वालदा, उसके भाई बहन जो भी है घर में, वो 6 घंटे लेते हैं इस डिस्कशन में कि हमें करना क्या चाहिए। 6 घंटे की डिस्कशन के बाद वो बेटा नरगिस का अली मुर्तज़ा अपने मामू को फ़ोन करता है कि मामा पहुंच गई। उन्होंने कहा मामा पहुंच गई है, इस घर में आ गई है, हमारे पास है। तो वो कहता है जी फिर क्या हुआ? उसने कहा जी मैंने भी 15 पे कॉल की थी। ये खुरम कहता है मैंने 15 पे कॉल की थी, उसकी रिस्पॉन्स भी आया है। तो वो कहते हैं जी हम आपकी मामा को मना रहे हैं, इस बात पे राज़ी कर रहे हैं कि आप इसको फौरी तौर पे जो है कानूनी रास्ता अपनाएं और इसको FIR दर्ज करवाई जाए। अच्छा, और आप अपना तिब्बी मुआयना करवाएं, ठीक है, मेडिकल करवाएं अपना। वो कहते हैं जी कि मामा तुम्हारी तैयार नहीं हो रही, ये मामू कहते हैं उसके, इसके भाई नरगिस के, मामा तुम्हारी तैयार नहीं हो रही, तुम इनसे बात करो। वो उनसे बात करवाते हैं और वो मामा को राज़ी कर लेते हैं, बच्चे दोनों, कि जी ये अब ख़त्म हो गया मामला, इट इज़ टू मच, अब आपको जो है ना रिकंसाइल नहीं करना मामला, आप इसको पब्लिकली FIR में दर्ज कराएं और पब्लिकली मीडिया को इत्मीनान मिले। ठीक है, मीडिया के बारे में मेरा एक जुमला मोतरज़ा है, मीडिया के बारे में माजिद बशीर साहब की ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है। उन्होंने जब अदालत से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी कराई तो उन्होंने ये कहा जी कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, मीडिया को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी 4 दीवारी का मसला फैमिली का मैटर है। फैमिली का मैटर उस वक्त, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, घर के मामलात घर में रहने चाहिए, सही, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये चूंकि पब्लिक हो गई बात, किसने की? नरगिस ने। नरगिस ने इल्ज़ाम किस पे लगाया? अपने हस्बैंड पे। ठीक है, तो ये 4 दीवारी का मामला नहीं रहा, ये पब्लिक हो गई। वो फ़ोन करती हैं लाहौर के एक ऐसे रिपोर्टर को, TV चैनल के ऐसे रिपोर्टर को, अच्छा, जो आजकल क्राइम रिपोर्टर है, लेकिन उससे पहले वो शोबिज़ रिपोर्टर रहा 20-25 साल। जी ठीक है, उनके ताल्लुकात थे। उसको फ़ोन करके इतला करती हैं और अपने ज़ख्म दिखाती हैं कि ये हुआ और मेरे साथ, वीडियो भी दिखाती हैं। इस दौरान घर वाले रजामंद कर लेते हैं नरगिस को कि मुकदमा दर्ज कराओ। वो मुकदमा दर्ज कराती हैं। मुकदमे की FIR में एक जुमला दर्ज है, FIR के मंदरजात में है, दफात में नहीं है। ठीक है, मंदरजात में ये लिखा है कि ये पिस्टल तानी जान से मार देने की नीयत से। अच्छा, इसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, यानी दफा 324 भी लगनी चाहिए 506 के साथ, लेकिन नहीं और लगी। मुलाजा आने के बाद 337 F2 F1 F6 जो भी होना चाहिए, ये फौरी तौर पे वो FIR दर्ज हो जाती है। उस पर घर वाले कहते हैं जनाब FIR जो है ना पुलिस वाले का साथ दिया है उन्होंने, पुलिस वालों ने, और उसको रियायत दी है। खैर कोई नहीं, वो मामला ख़त्म हो जाता है। ये जो इन्वॉल्व होता है, ये जो इन्वॉल्व होता है फौरी तौर पे सफारत खाना, अच्छा, तो ये मामला बैनुल अक़वामी अहमियत इख्तियार कर लेता है। इसको हैसियत मिल जाती है इंटरनेशनल। ठीक है, 2 मुल्क इन्वॉल्व हो गए ना। बिल्कुल ठीक है। अपनी तर्ज का वाहिद मुकदमा लाहौर में दर्ज होने वाला, जिसमें एक शोबिज़ की खातून, वो पहली पॉपुलर थी, आलमगीर शोहरत की हामिल है, बतौर देखें फनकारा, जी बिल्कुल, आप चैलेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। नरगिस के रक्स की तारीफ हर बड़ा छोटा फिल्म साज डायरेक्टर तो करता ही है, लेकिन अवामी पजीराई भी हासिल है उसको। बिल्कुल ऐसी है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी शोबिज़ के एतबार से नंबर 1 पर्सनैलिटी कही जा सकती है। बिल्कुल ऐसी। तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है एक सफारत खाना, ठीक है, और उसके बच्चे लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट लेते हैं।
सर इसमें आपने ये बड़ी ज़बरदस्त डिटेल हमें शेयर की कि सफारत खाना इन्वॉल्व हुआ, कैसे स्टेट्स ने अंदर इंक्लूड किया, बट द थिंग इज़ कि ये लड़ाई क्यों हुई नरगिस और उसके शोहर के दरमियान, ये हमें समझने की ज़रा ज़रूरत है, हमें समझाएं। देखिए, माजिद साहब अच्छे पुलिस अफसर हैं, अच्छा, नामवर हैं, ठीक है। उनको ये पता था कि मैं शादी किससे कर रहा हूँ। नरगिस है एक नरगिस पॉपुलर फिगर है, फनकारा है, रक्कासा है, बिल्कुल ऐसे बड़े फिल्मी दुनिया की नामवर हीरो है। हीरोइन एक नरगिस को क्या पता था कि मैं शादी किससे कर रहा हूँ? ये पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर है माजिद बशीर, इनका ये मामला है, ये फैमिली बैकग्राउंड, इनके बच्चे भी हैं पहले, ठीक है, शादीशुदा भी पहले ये पता था। ये दो बातें दोनों के इल्म में थी, कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बहुत अच्छा काम किया, वो माजिद को क्रेडिट जाए या इनको जाए, उसने फिल्मी दुनिया छोड़ दी। ठीक है। अब फिल्मी दुनिया छोड़ने का मकसद मतलब समझते हैं आप क्या है? सब कुछ खत्म कर दिया, अपना बैकग्राउंड भी। और ये खत्म करना और बात है, जरिया आमदन आपने अपना खत्म कर दिया। बिल्कुल, जो करोड़ों का बहाना था, लाखों का नहीं था, करोड़ों का बहाना। इस मामले में एक अच्छा पहलू है कि मियाँ बीवी ने कहा कि अब हम सब शोबिस की दुनिया छोड़ के इस्लामाइज तरीके से रहेंगे। औलाद भी होगी माशाल्लाह, ठीक है, अभी उम्रा भी करके आ गए सारी फैमिली वाले, बिल्कुल ठीक है, गिले शिकवे भी हुए। इस दौरान नरगिस के अहले खाना का ये कहना है, उसके जो नानके हैं उनका ये कहना है कि हमसे नरगिस आके बार बार तकाजा करती थी कि मेरे शौहर को रकम की ज़रूरत है, दे दो, दे दो। ठीक है, नहीं दिए या कभी दिए। कितनी रकम का तकाजा करते? मुख्तलिफ बातें वो बता रहे हैं, लाखों में, करोड़ों लाखों में, लेकिन उसमें इनिशियली जो था, इनिशियली वो कहते हैं लाखों में। इस दौरान एक वो राज अफशा होता है जिसका शादी से पहले न पता था न डिस्कस था। वो था हाशिर बशीर, माजिद का भाई। अच्छा, वो क्या है जी? वो हाशिर बशीर का ताल्लुक, ये जो बुक होती है ना क्रिकेट की बुक, मैचेस में जो जुआ लगता है, वो सट्टेबाजी में शामिल था बंदा। ये नरगिस और उनके अहले खाना के बकौल, और द्रोग बरगर्दन रावी। वो ये कहते हैं, अरसलान साहब, खुरम अरसलान भट्टी जो इसके भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जब ये इल्म हुआ कि हाशिर नहीं करता, सिर्फ उसको सरपस्ती हासिल है माजिद बशीर की, नरगिस के शोहर को, और वो पैसों का लेन देन जो आए रोज डिमांड होती है, उसकी वजह वो सट्टेबाजी है, वो कुमारबाजी है, वो बुक है, जो भी है। अच्छा। उसको नाम जो भी दे। तो पुलिस में रहते हुए वो अपने सट्टेबाज भाई की प्रोटेक्शन कर रहा था। उन्होंने कहा जी इस वजह से झगड़ा शुरू हुआ, और वो इख्तलाफ गाहे बगाए चलता रहा, 2, 4, 5, 6 साल चलता रहा। और उस दौरान बाज में कभी नशेब आए, कभी फराज आए। ठीक है। अब वो नशेब व फराज चलते रहे। उस दौरान नरगिस अपनी माँ से ही कहती है, बिल्लू बेगम, अच्छा, वो भी बड़ी मारूफ खातून है और बड़ी समझदार भी हैं, बिल्लो बेगम से ये कहती हैं कि आपके पास बरकी रोड पर एक 8 कनाल का प्लाट है। ठीक है, आप वो प्लाट मुझे दे दो। उन्होंने कहा बेटे तुम तो जरिया आमदन तुम्हारा कोई नहीं है, अब तो मुझे कहाँ से पे ऑफ करोगी? उसने कहा मैं मामा आपको किस्तों में पैसे दे दूंगी। ठीक है। वो 8 कनाल का प्लाट नरगिस ले लेती है अपनी माँ से एक साथ में, इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है। वो लेती है और उसके कागजात लिखवा के सारे अपने घर ले आती है, अपने मियाँ जहाँ उनके हस्बैंड हैं। जी ठीक। अब ये कहती हैं, कहानी जो बताई जा रही है नरगिस की तरफ से, आपको इस सिलसिले में माजिद से बात भी करनी चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि माजिद का मौक़िफ़ इसमें आना चाहिए, लेकिन अभी तक वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है और करना भी नहीं चाह रहे। वो ऑलरेडी लेकिन हमारा ये फ़र्ज़, हाँ वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है और हमारे फ़र्ज़ अवलीन में शामिल है ये कि वो हम उनसे बात करें। जी हमने कोशिश ये पूछा जाए उनसे मामला ना। ठीक है। वो कहते हैं जी कि ये नरगिस की तरफ से बयानिया आ रहा है ना, वही हम आप तक बता रहे हैं, अपने नाजरीन तक आप दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये 8 कनाल के प्लाट में से एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है 4 कनाल का। अच्छा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे है, उसमें ये बयाना है 4 कनाल की अदायगी का। और वो किसे होती है? वो होती है इसके नाम पे, किसी शख्स के नाम पे,
जिसने इनसे लेन देन करना है। और ये वो हाशिर जो बुक चला रहा है उसी में एक लॉस हुआ, उस लॉस को जस्टिफाई करने के लिए नरगिस की 8 कनाल की प्रॉपर्टी में से 4 कनाल के कागज बने। नरगिस को जब ये इत्तला मिलती है तो इख्तलाफात अपनी शिद्दत इख्तियार कर ठीक है। पहले मुतालबात की हद तक था कि पैसे दिए जाएं, फिर जब ये इंकशाफ होता है कि 4 कनाल का खुफिया तौर पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और वो डॉक्यूमेंट उस शख्स को दे दिया गया जिसने रकम लेनी थी इनसे। इस दौरान ये बात सामने आती है कि बहुत नामवर लोग हैं 3-4, सखी सरवर, अच्छा, कैसर सनाउल्लाह, नामवर लोग हैं फिल्म बिल्कुल इंडस्ट्री ऐसी है। फिर जनाब बिल्लो बेगम खुद, उनके पैसे भी थे जो पहले अदा करते रहे, लाख 2-2, 5-5 लाख करके। 2,35,00,000 रुपया मजमुई तौर पे हाशिर और माजिद के नाम पे सखी सरवर, कैसर सनाउल्लाह और बिल्लो बेगम ये निकालते हैं। और बिल्लो बेगम के अलावा वो दोनों अव्वल जिक्र जो हैं वो दोनों थानों में दरखास्तें दे देते हैं 6। अच्छा जी, कि हमारे इतनी रकम का तकाजा है इनसे, लेकिन वो रकम बताई नहीं जा सकती। देखिए बारीक नुक्ता क्या है कि रकम बताई नहीं जा सकती। क्या बताएं कि हमने क्यों लेनी है? इन्होंने जुए में हमसे बुक ये कोई भी नहीं कहता। नहीं, फिर वो लेन देन का कारोबार जाहिर करते हैं कि हमारा लेन देन का कारोबार है और उसमें ये डिफॉल्ट कर गए, इनसे मेरे रकम दिलवाई जाए। अब उसमें अमानत में खयानत दफ़ा 406 ताज़ीरात पाकिस्तान उसके तहत मुकदमा दर्ज होना है, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुआ। क्यों? कि रिकंसाइल करते रहे हर मामले में नरगिस बेगम, और नरगिस बेगम का ये कहना है कि जो लोग तकाजा करने आते थे माजिद बशीर मेरा चेहरा दिखा के मेरी गारंटी लेके उनको खामोश करवाते थे। अच्छा, दूसरे मानों में जब आप किसी की ज़बान दे देते हैं तो यू हैव टू पे द अमाउंट। जी बिल्कुल ऐसे आपने देनी ना। तो वो ये कहते हैं जी कि जनाब सखी सरवर से भी कहा, कैसे अब भी वो बात तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। वो कहते हैं जी हाँ जी हमने लेना है, और अब वो एक्टिव भी हो गए। जब उन्हें पता लगा कि मामला खुल गया, थाने तक पहुंच गया, तो वो एक्टिव भी हैं। पहले वो देखे ना, वो खामोश हो गए थे नरगिस की वजह से, कि नरगिस उनकी कुलीग थी, सारा अरसा 24 में गुजारा, तो वो खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन वो नीम रजा थी, वो खामोशी नीम रजा थी। अब रजामंदी सामने आई है, बहुत सी भारी भरकम काम हो गया ना, तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी, लेकिन इसमें सर एक चीज़ मिस हो गई है। ये सारे हालात और वाक़यात थे जिनकी बुनियाद पे इनकी ज़िंदगी में नशेब व फराज है, एक दूसरे से उलझते रहे, लड़ते भी रहे। हल्की फुल्की पहले भी मारपीट हुई होगी, शायद मीडिया पे ना ही हो, लेकिन इस दफ़ा जो मारपीट हुई वो तो इंतहा हो गई। उस मारपीट की मखसूस वजह क्या थी कि इस नौबत पे ये लेन देन वाला मामला चल रहा है ना? मैं बता रहा हूँ, जब ये वाला वाकया हो जाता है, जब FIR दर्ज होती है उससे 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले। अच्छा, 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले जब दर्ज होती FIR होती है, उससे पहले 2 दिन उस पे भी बेटा अली मुर्तज़ा और भाई खुरम भट्टी, ठीक है, वो नरगिस को कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ठीक है, अब रिकंसाइल नहीं करना ना होना है। लेकिन जलती पे जो तेल का काम किया है ना, वो एक टेलीफोन ने किया है। अच्छा, वो किसका था? जिस दिन ये मारपीट का वाकया होता है जी, नरगिस के बकौल माजिद बशीर साहब जो हैं वो सुबह फजर के वक्त घर आते हैं। ठीक है, उसने पूछा भाई कहाँ रहे सारी रात? ला माला हम घर जाते तो हमारी बेगमात पूछती है ना। उन्होंने रूटीन में वो कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं कहीं गया था। ये किसी शख्स ने उनको मुखबरी की थी कि ये ख़वातीन से ताल्लुकात हैं माजिद के। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, वो उन्होंने कहा जी वहाँ गुजारता, तलखी होती है, तलखी में एक फ़ोन आ जाता है। अच्छा, वो पूछ कर चल रही कि कहाँ थे, क्यों आए, किधर गए? माजिद लेके साइड पे हो गया, बाहर नहीं, बेडरूम से बाहर आया था। ये बेडरूम में झगड़ा हो रहा है, वो बाहर आता है टेरेस पे फ़ोन सुनता है। फ़ोन सुनते सुनते ना जब 5-7 मिनट गुजर जाते हैं तो नरगिस के बकौल वो बाहर जाती है। ठीक है, वो बाहर जाती है तो फौरी तौर पे माजिद जो है, अब ये भी द्रोह पर गर्दन रावी है, वो राविया जो है वो कहती है कि वो एकदम जेब में डाल लिया। वो फ़ोन जेब में डालता है तो ये छीना झपटी शुरू होती है, वो जेब से फ़ोन निकाल लेती है। अच्छा, जब वो फ़ोन निकालती है, फ़ोन कॉल चल रही है, ठीक है, वो कहती है नरगिस, और नरगिस के भाई और बेटा अली मुर्तज़ा भी, मेरी बात भी हुई है उससे। ठीक है, वो ये कहते हैं
कि ये फ़ोन मरियम अली नामी एक खातून का था, जो साबिक एहलिया है मुतलका, डाइवोर्सी। अच्छा। हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं, बड़े नामवर आदमी हैं, आफ्ताब इकबाल। उनकी साबिक एहलिया का फ़ोन था और वो चल रही थी कॉल, और जो कुछ उसने कहा नरगिस ने वो सुन भी लिया। तुम जल्दी भाग आते हो, निकल जाते हो, जो भी कह रही थी। वो कहते थे कि वो फ़ोन उसने दोबारा छीनने की कोशिश की, वो छीना जब फ़ोन गिर भी गया। ठीक है, फ़ोन गिर गया, ये वापस अंदर आती है। तो नरगिस को इस बात का नहीं इल्म था कि मरियम अली, नरगिस को पहले इल्म था, शिकायतें की थी। ठीक है, बिल्लो बेगम ने भी की थी, खुरम कहता है मैंने भी की थी, कि तुमने हमारी बहन को, हमारी बेटी को शोबे छुड़वा दी सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि ख़ानदानी अमूर चार दीवारी के अंदर रहें, तो फिर तुम बाहर क्यों मुंह मार रहे हो? इस बात पे झगड़ा होता है। ठीक है, कई बार हुआ था। वो कहते हैं हमने ख़त्म कर दिया। अब वो मरियम का तरदीदी बयान, वजाहती बयान भी इसमें आ रहा है। खुद आफ्ताब इकबाल साहब ने भी कहा जी कि वो मेरी साबिक़ एहलिया जो है वो इस तरह की नहीं है। ये अच्छा इल्ज़ाम नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, ये अच्छा इल्ज़ाम नहीं है। इस इल्ज़ाम की तहकीकात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर बिला जवाज़ है तो इसको इनको मरियम के हवाले से वजाहत करनी चाहिए, नरगिस के ख़ानदान को और इवन माजिद को भी। ठीक है। वो ये कहती हैं मरियम के ये मेरे भाइयों की तरह है। जब मैंने उसे कहा नरगिस से, और दो और रिपोर्टर्स भी थे, उन्होंने पूछा नरगिस से सवाल कि मरियम ने तो कहा है कि मेरे भाइयों जैसे, तो मरियम ने आगे से इसने जवाब दिया नरगिस ने कि मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं जो बहन भाई का ताल्लुक क्लियर कर सकती हैं। तो क्या अच्छा रहेगा कि माजिद के और मरियम के इस मौक़िफ़ पे मैं वो वीडियो जारी कर दूं, पब्लिक कर दूं? तो एक रिपोर्टर जिनके बहुत गहरे पुराने ताल्लुकात हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा खुदारा इसमें नया गंद ना उछालो, इसमें नया गंद ना डालो, और ये कोई वीडियो इस तरह के मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए। उसके बाद पुलिस वाले भी तकाजा कर रहे हैं कि तुमने मरियम का नाम FIR में लिखा है, इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दो। तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें वो वीडियो फराहम की जाए। अब एक नया जो है ना वो मामला इसमें सामने आ गया कि पुलिस वाले ये चाहते हैं कि ये वीडियो मंजर आम पे आए। मैं समझता हूँ कि ये निहायत गैर मुनासिब और नारवा रवैया लाइफ को आप इस तरह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माजिद का ये अपना मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यही है कि मामला घर का घर के अंदर रहे। अच्छा, इसमें सर मैं पूछना चाह रहा हूँ एक पॉइंट जो अभी मिस ना हो जाए। अभी बात हो रही थी कि बार बार रिकनसाइल होता रहा। अब आप कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कुछ बात कर रहे थे जब हम इससे हट के बैठे हुए थे। व्हाट इज़ दैट? देखिए, एक भरपूर कोशिश हो रही है कि इनका तनाज़ा हल करवा दिया जाए और आपस में सुलह हो जाए। अच्छा, बहुत खुशाइंद है। ठीक है, पूरी कौम के लिए खुशखबरी होगी उनके चाहने वालों को, उनके देखने वालों को। लेकिन माजी के चंद वाक़यात जो है ना उनको मद्देनजर रख के सुलह करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, मिसाल के जब ये शोबिस से ताल्लुक़ की बुनियाद पे शादी होती है ना, जी जी, तो उसमें रखना अंदाजियाँ, रुकावटें, साजिशें, लोगों की ख्वाहिशात ये मुख्तलिफ होती हैं। पहली बात तो यह है कि सुलह के मामले में अगर आप उन लोगों को फरामोश कर दें जो लड़ाई के वक्त आपके साथ थे, जो थाने कचहरी में आपके साथ चले, जिन्होंने FIR के इंदराज में आपकी हेल्प की, आपको रेस्क्यू करने के लिए बाहर निकाला, वो देखें, अब मुखासमत भी पेशा वराना होती है ना। कई पुलिस वाले माजिद बशीर के खिलाफ होंगे, बिल्कुल ऐसे, उन्होंने इनका साथ दे दिया होगा, बिल्कुल ऐसे। अगर आप उनसे ओवर एंड अबव सुलह करेंगे, क्योंकि मेरी इत्तला ये है जो लोग सुलह कर अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम है, शरअ में हुक्म है बिल्कुल कि दो ख़ानदान जब रकाबत की बिना पे दूर हो रहे हो उन्हें करीब लाने की साई की जाए, शरअन हुक्म है, शरअन हुक्म है, बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसी साई होनी है तो इन हिदायत को और इन तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखना है। क्या? पहली बात कि जब ये वाक़या हुआ था तो आपके साथी कौन थे? ठीक है, कुछ भड़काने वाले मुनाफिकीन भी होते ना, वो नहीं, जो साथी थे जेन्युइन, उन साथियों को इस सुलह में शामिल किया जाए, अहमियत दी जाए उनको। हर शख्स अहमियत चाहता है ना, बिल्कुल। अगर आप उमर साहब अहमियत नहीं देंगे उसको सुलह के वक्त तो होगा आपसे उसका रिएक्शन नहीं, रिएक्शन आएगा, एनाइड और चीज़ है, रिएक्शन आएगा उसका।
एक तो ये होता है। दूसरा, नादरा के कत्ल में मामला सुलह लड़ाई झगड़े के बाद यही था डिट्टो। वो कहते थे 6 प्लाट और आपको कच्चा है कि कहीं ऐसा सुने पूरी बात सुने, जब नतीजा दूंगा फिर सुनिएगा। नादरा के मामले में ये कहा गया कि जो शेख मोहम्मद अल फाजिल था, शेख मोहम्मद अल फाजिल उनका ताल्लुकदार था, अरबी जी बिल्कुल ताजिर, उसने जो हीरे दिए थे, जवाहरात दिए थे, वो मुझे दे दो। उनके खामिन ने, ठीक है, मलिक एजाज ने कहा, उन्होंने कहा नहीं दे रहे। उन्होंने कहा वो जो प्रॉपर्टियां आपकी 3 हैं वो बेच के मुझे दे दो, गुलबर्ग वाली फलां ये वो नहीं दिए। इन्हीं तरह के दोस्त थे जो अब करवा रहे हैं नरगिस की सुलह। इन्हीं में से एक शख्स भी शामिल था, 4 और थे, 5 लोगों ने सुलह करवाई। सुलह हो गई, कुछ लोग कुछ 2 की बुनियाद पे, ठीक है। सुलह के 1.5 से 2 माह बाद वो कत्ल हो जाती है। 1.5 से 2 माह बाद कत्ल का इल्ज़ाम मुख्तलिफ लोगों पे लगता है। उनमें एक मलिक एजाज भी शामिल तफ्तीश रहा पुलिस के रूबरू, बेगुनाह हो गए लोग। अच्छा, ये भी बात ज़हन में रखिएगा, इस तरह के कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता और कोई शख्स सज़ा नहीं पाया, कोई नहीं पाया, एक भी कोई। मैंने मिसाल नहीं देखी इसमें किसी को सज़ा हुई हो। रावण वार एक SSP थे, DIG तक गए कराची के, बतौर इंस्पेक्टर नैना के कत्ल में मुलविस थे। लाहौर के एक बड़े ताजिर रहनुमा जो 8 मार्केटों के सदर थे, उन पे इल्ज़ाम लगा, लेकिन कुछ नहीं निकला, 0 रिजल्ट था। तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि कल कलां ये ना हो कि आज सुलह होती है तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ना उनको दूर करके सुलह की जानी चाहिए। एक और पहलू, FIR जो है ना वो होती है अगेंस्ट द स्टेट। जी, जुमला कहते हैं ना, माजिद बशीर बनाम सरकार, बनाम सरकार है ना, तो रियासत जिम्मेदार है। जब रियासत जिम्मेदार होती है तो FIR को ऑटोमेटिकली पाँव लग जाते हैं। वो एक से थाने से निकलती, दूसरी इन्वेस्टिगेशन निकलती, प्रोसिक्यूशन से अदालत में, ये सारे प्रोसेस, जेल में रूप करें, ये सारे प्रोसेस जो है ना ये गुजर के FIR का खात्मा जो है ना वो नामुमकिन हद तक मुश्किल होता है। ये सारे अगर सुलह हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो दफात हैं वो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। एक बात, नॉन कंपाउंडेबल, जी बिल्कुल ऐसे, ना काबिल राजीनामा, बिल्कुल ऐसे है। अगर नॉन कंपाउंडेबल, नॉन निगोशिएटेबल होंगी तब आप क्या करेंगे? इसमें कानूनी पहलू भी हैं, खानगी मामलात भी हैं, पुलिस का महकमा भी इन्वॉल्व है, गैर मुल्की सफारत खाने में पाकिस्तान में 2 रियासतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो इन सारे मामलात को देख के मेरी भी ख्वाहिश, देखें महज विशफुल थिंकिंग पे कोई नतीजा खर्च नहीं किया जा सकता। मेरी भी ख्वाहिश है कि सुलह हो जाए, लेकिन किन बुनियादों पे हो? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? लेकिन इसमें सुलह के लिए नहीं साहब, अभी जब हम बात कर रहे थे तो गालिबन नरगिस की प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी माजिद बशीर के पास हैं। नरगिस ये कहती है कि मैंने नरगिस ये कहती हैं कि ये बहुत बड़ा मरहला है कि वो वापस कैसे लिए जाए। एजाज के पास भी नादरा के डॉक्यूमेंट थे, वो भी वापस लेने थे उन्होंने। एक पूरे का पूरा प्रोसेस था। अच्छा, इसमें एक नाम पहले आया था नरगिस के हवाले से, आबिद बॉक्सर का। जी, अभी मैं उसी पे जाना सुने बात सुने, आबिद का नाम आया था। आपको बात पता है कि आबिद का एक पिस्टल, एक राइफल और 3 बड़ी जायदादों के कागजात अब तक लाहौर पुलिस के पास है। जब ये उसे घर पे रेड किया उन्होंने, आबिद ये कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने आंखों से देखा कि वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास पड़ी हुई है, और इंस्पेक्टर से वो एक एसपी के पास चला गया। एसपी ने अपने दराज में रख लिया पिस्टल, बहुत कीमती पिस्टल है। अब वो कहता है कि मेरी क्या जरूरत है कि मैं कुछ बोलूं, कि एसपी से मांगू वापस। तो जब किसी के पास आपकी चीज फंस जाती है तो दानिशमंदी से उसको निकाला जाता है। आबिद ने खामोशी इख्तियार की है ना, वो किसी अदालत में जाके कहे रिकवरी कर ले। आपको इस बात का इल्म नहीं है शायद कि आबिद के पास 21 लाइसेंसी पिस्टल्स और राइफलें हैं। अच्छा, 21 लाइसेंस हैं उसके पास, ममनुआ और गैर ममनुआ बोर के।
लेकिन वो तो एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, पाकिस्तान पंजाब पुलिस के एक मेंबर भी रहे हैं, सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनके पास इतनी बड़ी तादाद में असला, बड़ी हैरत अंगेज बात है। आप बताएं कितने लोग मारे होंगे आप इतने पुलिस मुकाबलों में? अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब तो इनका ऑफिशियल 125। अच्छा, 125 के लगभग, इट कुड बी मोर देन दैट, ऑफिशियल एनकाउंटर्स हैं। जब अब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इवन दौरान मुकाबला मारते हैं तो कोई 2 दुश्मनदार तो निकल ही आएंगे ना आपके। जी बिल्कुल, निकल आएंगे कि नहीं? फिर उसने कोई मक्खी या मच्छर तो नहीं मारे ना, अन्नू छुबेल जैसे मुलजिम भी मारे ना, बिल्कुल ऐसे। जिसने अन्नू छुबेल को, ये ठीक है, आपको पता है कि आबिद 1-2 मुकदमात में मैनेज भी हो गया, नहीं मारे, उनको अफसर कहते रहे कि इनको मार दो, उसने नहीं मार। मैं नहीं शाहिद हूं, मैं कोई बात वो नहीं कहता जो आई विटनेस नहीं होता, ये ऐ नहीं शाहिद हूं, मेरी आंखों के सामने ये वाकयात हुए कि उसको पुलिस वालों ने कहा, आला अफसरों ने, एसएसपी ने, डीआईजी ने, उस एसएसपी लाहौर होते थे, उन्होंने कहा इनको मार दो, और फिर एक जुमला कहती है पुलिस फोर्स कि फिट है मुकाबले के लिए, ये भी कह दिया कि फिट है। आबिद को प्रेशर आ गया, शहरदार आदमी है ना, आबिद मैनेज हो गया, उन्हें नहीं मारे। अब आप मुझे ये बताएं कि उस शख्स का जिसने महकमे के लिए इतनी खिदमात अंजाम दी, प्रॉपर बॉक्सर था, रावियन है, शहरदार है, उसके ससुर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं टीपू सुल्तान साहब, पढ़ी लिखी फैमिली है, बेटे उसके बाहर बच्चे पढ़ते हैं, मुल्क से बाहर आला तालीम याफ्ता है बेटे उसके बच्चे। अच्छा सर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि एक सवाल भी ऐड हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर कीजिएगा। सर ये ऐसे लगता है कि छोटी सी, दैट वाज अ पीरियड ऑफ द होल सिनेरियो कि लाहौर में आपको अंडरवर्ल्ड नज़र आ रही है क्या ये उसका एक सेगमेंट है? कोई लाहौर में अंडरवर्ल्ड टाइप या इस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? क्राइम सिंडिकेट्स, रैकेट्स जो ड्रग्स चलाते हैं मुश्तरका तौर पे, जिनमें हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, पुलिस तो होती ही होती है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं। रिसेंटली हम स्टोरी सुनते रहे हैं जी कि दाऊद इब्राहिम साहब भी हैं जी, कोई लाहौर कराची में होते हैं। आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन या आपके पास इतनी मालूमात होती है तो आपका भी रब्ता तो होगा उनसे, तो इज़ इट रियल? देखिए, अंडरवर्ल्ड का तसव्वुर जो है ना, इंडिया में और है, अच्छा, साउथ अफ्रीका में और है, ठीक है, यूएई में और है, उसके सारे अरब स्टेट जितनी हैं उनमें और है, पाकिस्तान में और है। ठीक है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड से मुराद क्राइम की अकेडमियाँ हैं। अच्छा, जराइम की अकेडमियाँ, मैं बहुत मोहतात लफ्ज़ कह रहा हूँ। कौन चला रहा है वो? बताता हूँ आपको। जराइम की अकेडमियाँ हैं और मुख्तलिफ शोबों की हैं। जो इंडिया का अंडरवर्ल्ड है ना, वो मुंबई तक महदूद है। ठीक है। कुछ महाराष्ट्र में गया, कुछ नई दिल्ली में भी गया जी, ठीक है, उसके असरात गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुंबई का, जैसे मुंबई कहते हैं, मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है वो जिन लोगों के गिर्द घूमता है, मतलब रिवॉल्व्स अराउंड द पर्सन्स, वो उस तर्ज का लाहौर में, कराची में कहीं नहीं है। अच्छा, उस तरह का नहीं है। ठीक है। यहाँ हर शोबे की एक क्राइम इंडस्ट्री है। और अब मुझे एक आला पुलिस वाले ने, बहुत दानिश्वर पुलिस वाला है, उसने एक जुमला कहा है कि नहीं मुस्वा, अपना ये वर्ड ठीक कर लो, अब ये अकेडमी यूनिवर्सिटियों का दर्जा ले गई हैं। अच्छा, अब कैसे? वो कहते हैं जी कि शोबिज में मुजरमाना ज़हनियत के हामिल लोग मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है, उनकी एक अकेडमी है, उसे आप कहें शोबिज क्रिमिनल अकेडमी। ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से। ये निचले दर्जे की है, छोटे दर्जे की। इससे बड़े दर्जे की, अच्छा, वो क्या है? इससे बड़े दर्जे की है पुलिस में। पुलिस महकमे में भी जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बनाया गया, जुर्म के खात्मे के लिए बनाया गया, ठीक है, दो ही पर्पज़ है ना उसके। उन दोनों पर्पज़ के हामिल इदारे में अवाम को गैर महफूज करने के लिए और जुर्म को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए भी अकेडमी हैं। जुर्म की अकेडमी 2। तीसरा, अब ये 2 डेकेड, 2000 के बाद ये 2 दहाइयाँ, इनमें मीडिया में एंटर हो गई। अच्छा, मीडिया में भी क्राइम अकेडमी हैं। ठीक है।
अब एक मिसाल आप सुने, अंडरवर्ल्ड लोग बुकियों को भी कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। वो कहते हैं कि ये जुआ कराते थे टेस्ट मैचेस का, वनडे का। अब वो ज़्यादा आसान हो गया, 2020 में जुआ होता है। लाहौर के एक नामवर जुआरी, मैं उनका नाम नहीं ले दानिस्ता ले रहा कि वो फौत हो चुके, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, उनसे मैंने पूछा कि जुआ कैसे करते हैं। अच्छा। उसने कहा जुए की 3 कैटेगरीज हैं। अब आप तीनों कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मंतबक कर दीजिएगा इस अपने सवाल पे जो अंडरवर्ल्ड के बारे में। उसने कहा जहां 5-7 जुआरी होते हैं, कुमारबाज, 5-4 छोटे लेवल के गली मोहल्ले के, उसे हम स्कूल कहते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और जहां 10 से 15 लोग मिल जाते हैं और साहिब हैसियत होते हैं, छोटी गाड़ियों पे आते हैं, छोटी गाड़ियों पे, जुमला, उसे हम कॉलेज कहते हैं। और जहां पूरे मुल्क से जुआरी आके बैठे, जहां बाला सियालकोटी भी हो, बिल्ला रामगलिया भी हो, और दाऊद इब्राहिम का छोटा शकील और राजन भी हो, उसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। कुमारबाजी के कितने सेंटर्स? 3। कॉलेज, मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 3। अब एक और सुने, मैंने कहा रन कैसे करते, चलते कैसे? उसने कहा यार मैं फिजिकली आपको दिखाऊं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बता दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि डिफेंस में उस दौर में कहा, इट वाज मिड ऑफ 90s, ठीक है, आज से 30-35 साल पहले। उन्होंने कहा कि डिफेंस में एक कोठी ली पूरी डबल स्टोरी, 17,000 रुपये महीना। ठीक है, 17,000 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन ज्वारी के लिए इस पेटी छोटी बात। कहता है वो हमने कोठी ली, कोठी लेने के 2 दिन बाद हमें कब्जा मिल गया, चाबी दे दी, प्रॉपर्टी ले रहे 17,000 महीने की। हम कोठी लेके ताला खोल के अंदर गए, तो हमने एक अपना छोटा रखा हुआ है, उसे हम पंटर कहते हैं। ठीक है, पंटर, कुमारबाजी के जमाने पंटर के पास 2 थैले हैं। एक थैले में लाइटें हैं, लड़ियां। अच्छा। आजकल तो चाइना की आ गई ना, उस दौर में गोल गोल होती थी, बड़ी मिर्चों से मिर्चें, वो मिर्चों वाली लड़ियां। उसने कहा एक थैले में मिर्चों वाली लड़ियां, एक थैले में, और दूसरे थैले में एक कपड़े का एक होता है जिसे खड्डी खड्डा कहते हैं, वो ग्राफ सा बना होता है, ठीक है, उस पर वो खेलते हैं, वो और उसकी गीटियां। 2 थैले, एक थैले में क्या लड़ियां और एक में वो। कहता है हमने उस कोठी जो ली थी डिफेंस में, उस वक्त सिर्फ 2 या 3 ब्लॉक थे, डिफेंस में कोठी ली, उस घर के बाहर जो कोठी ली थी उस पर लड़ियां लटका दी, एक जर्दे की देग बाहर पकवा ली। अच्छा। बाहर देग पक रही है, बाहर, अंदर नहीं, देग बाहर, और क्या किया, लाइटें, और सारे मोहल्ले में जर्दा बांट दिया। और क्या कहा, नए किराएदार आए हैं, उन्होंने खत्म शरीफ कराया है, बरकत के लिए खत्म शरीफ कराया है, अंदर जुआ हो रहा है, नौजुबिल्ला। अंदर कहते हैं हम वो खड्डी खड्डा बिछा के, दूसरा थैला जो था उसका, एक थैले में लाइटों से ये साबित किया। कहता है 2,200 रुपए की देग बनती थी जर्दे की उस वक्त, 2,200 रुपए की, 2,200 रुपए की। कहता है हम 2,500 देते थे उसको, कि हमने किराए पे ये घर लिया, आप समझे 20,000 रुपये बढ़ गया आपको। एक हमने वो लड़की भी लगा दी, साथ वो 2,000 की देग पकवा दी। जब देग बांटी तो मोहल्ले में कल पुलिस, मैंने कहा क्यों करते हैं आप, कि कल पुलिस भी आएगी तो कहेंगे यार वो तो जुआ तो नहीं करा रहा। वो नहीं सर नहीं, वो तो बड़े जानदार लोग हैं, बड़े मजहबी हैं, उन्होंने तो जनाब खत्म दिलाया था वही परसों। तो लोग हमारी खुद ही तारीफ कर रहे होंगे। तो उसने कहा कि चलाने का तरीका ये है कि हम ख़त्म के नाम पे नौजुबिल्ला खाकम बदहान, ये बड़ी खौफनाक बात है कि आप अंदर जुआ खेल रहे हैं और बाहर मोहल्ले वालों को क्या पता है कि ख़त्म हो रहा है, कि ख़त्म शरीफ है। वो कहता है कि फिर थोड़ी देर बाद उस पंटर ने क्या करना है, उस पंटर ने गेट के अंदर खड़े होके, बाहर नहीं निकलता था, बाहर तो देख पक रही है, लड़ियाँ लगी, अंदर खड़े होके उसने दुरूद पढ़ना शुरू कर देना, ऊँची ऊँची दुरूद ही पढ़ता था वो। क्यों कि तासुर में ही रहा है, तासुर ये फैले, कम से कम 2 हमसाए लेफ्ट राइट उनको तो आवाज जा रही है ना कि ऊँची दुरूद पढ़ेगा, लो ये खत्म हो रहा है अंदर। अब खत्म के बाद जब उस पर तड़का लगा दिया, सोने पे सुहागा हो गया, के साथ जर्दा भी चला गया, तो यकीन हो गया लोगों को। तो ये तरीका अपनाना पड़ता है कुमारबाजी का अड्डा चलाने के लिए। अब जराइम की एकेडमी, जराइम की यूनिवर्सिटी और अंडरवर्ल्ड सेंटर्स, ये चलाने के लिए नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं। उन ज्वारी की एक और बात सुन ले,
उन जौहरी ने ये बताया कि हम बुक पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आप नरगिस केस पे आपने कहा, उन्होंने कहा जी बुक पे पैसे कैसे होते थे। अच्छा, ये जो मैचेस की कहते हैं कि जी बुक चलती है। उसने कहा कि मुझे एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पीसीबी के चेयरमैन भी थे, वो भुट्टो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी देने वालों में शामिल थे। अच्छा। उन्होंने, खुदा मग़फ़िरत करे उनका दम आखिर बहुत ख़तरनाक था, मैंने आंखों से देखा है, बहुत ख़तरनाक दम आखिर था उनका। वो उन्होंने मुझे भेजा लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। अच्छा। रूम्स हैं जहाँ अंदर बैठते हैं खिलाड़ी। कहते हैं रूम्स में, उन्होंने कहा फ़लाँ रूम में चले जाना, तो भारतीय टीम का एक कप्तान जो मुसलमान था वो अंदर बैठा होगा। कहते हैं बाहर गया तो रिटायरिंग रूम था बाहर, तो बंदे ने पूछा, उन्होंने कहा जी फ़लाँ साहब ने भेजा। ओके, और उन्होंने भेजा, आप चले जाए अंदर। कहते हैं मैं 9 के अंदर गया तो वो कप्तान साहब नमाज़ पढ़ रहे थे। अच्छा। अब ये आई विटनेस अकाउंट है। वो कहते हैं आई विटनेस अकाउंट ये हुआ कि कप्तान साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो कहता है उसने नमाज का सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद मुझे पूछा क्या, तो मैंने कहा जिन्होंने भेजा, इशारा किया, तो उसने कहा पल्लू उठाया उसने जाए नमाज का। कहता है जाए नमाज का पल्लू उठाया, क्या कहा कि वो लॉपर जो लिफाफा लेके आयो नीचे रख दो। वो कहता मैं रख के आया। ये मेरी तरफ से लाहौर में पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच में सबसे पहली बुकी को रिश्वत थी, सबसे पहली। उसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, कप्तान, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आम शख्स नहीं। वो कहता है कि मैंने उस शख्स को 25,000 रुपए दिया लिफाफे में। उस वक्त मैंने कहा चीफ जस्टिस ने दिए थे, मैंने ऐसे पूछा क्यूरिस्टिक। उन्होंने कहा दिए तो मैंने पैसे। मैंने कहा तुमने किससे लिए? कहता नैयर बुकी से। मुझे चीफ साहब ने कहा, चीफ साहब कहते थे उनको, चीफ साहब ने कहा कि नैयर बुकी से वो पैसे लो। कहता लिफाफे मैंने खुद रखे गिन के 25,000 और जाय नमाज के नीचे रखे और वो शख्स ने ले लिए। ये कुमारबाजी की मिसाल। जुए पे सट्टेबाजी जो है ना, वो कहते हैं ना कि बुरा होता है जुआरियां दा हाल दोस्तों, विक जाते ने कौलियां ते थाल दोस्तों। घर की हर शय बिक जाती है। जब हर शय बिकने पे आई थी तब नरगिस से तकाजा किया गया था कि तुम अपनी माँ का किस्तों में लिया गया प्लाट दो या रायविंड रोड का जो फार्म हाउस है वो हमारे नाम पे करो। तब ये झगड़ा शुरू हुआ था। नहीं साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें इन्वॉल्व तो हैं सारे, मतलब एक्टर भी इन्वॉल्व है इसमें, शोबिज़ इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है। अच्छा एक बात, सॉरी, एक बात आपने सवाल में कही थी जो बड़ी ज़रूरी है वजाहत करना। आपने कहा जी कि दाऊद इब्राहिम का, हाँ उस पर अभी मैं आने लगा था। मुझे ये बताएं कि लाहौर में अब कोई ऐसा सिंडिकेट है? रिसेंटली मैंने सुना है कि दाऊद इब्राहिम साहब लाहौर में भी थे। देखें, दाऊद इब्राहिम साहब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पर्सनैलिटी है। अच्छा, हाँ, लेकिन हमें तो फिल्मों में देखा, फिल्मों में देखा, सही है। सुने उस शख्स ने भारत में मुसलमानों को इस्तेकाम देने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटीज थी ना, मुस्लिम की कई कम्युनिटीज मुसलमानों की, उस कम्युनिटी, ओवरऑल कह रहा हूँ, ओवरऑल कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनको जो मसाइल थे उनके रिड्रेस के लिए, मसाजिद, मदारिस, मुसलमानों के तालीमी इदारे, उनको तक़वियत देने के लिए उस शख्स ने जो भी तरीक़ा अपनाया, मैं कहता हूं कि भारत में 100 दाऊद इब्राहिम पैदा होने चाहिए। उसने जितने बड़े मुसलमान फनकार हैं बॉलीवुड के, उनकी सरपरस्ती की। मुंबई हमलों से पहले, अच्छा एक बताएं, भारत आज तक दाऊद इब्राहिम पे कोई जुर्म साबित कर सका किसी अदालत ने? लेकिन आज तक ये भी कभी नहीं साबित हुआ कि भारत ने दाऊद इब्राहिम के करीब पहुंच गए हो या पकड़े। हमने देखा कि इंडिया ने हमेशा ये इल्ज़ाम तराशी की कि पाकिस्तान में रुपोश है और पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ठीक है, ये कि ना कोई सबूत, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने 70 बार ये कहा कि इसकी एविडेंस दें। उन्होंने कहा जी कि वो गाजी सरकार का जो मज़ार है उसके साथ 4 दीवारी है एक महल की, ये सबूत है। 4 दीवारी है एक महल की जिसके बाहर 40 गार्ड खड़े, वहां वो रुपोश है। भाई मैं कहता हूं बैरियर टाउन चले जाएं,
इस तरह कई घर मिल जाएंगे आपको जहाँ पे तो हर जगह क्या वो दाऊद इब्राहिम रुपोश है। ये एक ऐसी फर्जी सी कहानी बनाई गई पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी के लिए। फिर आपने अगर ऐसा था तो बंबई में क्यों उसके अटैक कराया, बम हमला, खुद के हमला क्यों करवाया? दाऊद इब्राहिम यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करवाया। फिर आपने दुबई में रेड क्यों किया? अगर वो पाकिस्तान में था तो आपको यूएई में रेड करने की जरूरत थी। एक बात जो आपके दोनों सवालों का जवाब है वो ये है कि अंडरवर्ल्ड बंबई, दुबई और कराची इसके गिर्द घूमता दिखाई देता है। घूमता, मैं वो बात कह रहा हूं जो दाऊद इब्राहिम के नहीं, दाऊद इब्राहिम नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, दाऊद इब्राहिम भाई इंडिया की जेलों में लोग बैठ के अंडरवर्ल्ड का सारा निजाम चलाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तहाड़ जेल, हाँ जी, गुजरात जेल, महाराष्ट्र जेल, जी दिल्ली की तीनों जेलें। आप अभी उसकी मिसाल लॉरेंस बिश्नोई की मिसाल ले लें। वो अंदर से बैठ के उसने एक मशहूर मारूफ सिंगर उनको मरवा दिया। वो सलमान खान के देखें, सिद्धू मूसेवाला मारा जी। अब सलमान खान की बारी, सलमान खान पे हमला कराया, घर पे उसका अटैक करवाया, उसके बाद बाबा सिद्दीकी कत्ल कराया। जी, उनके बड़े करीबी दोस्त थे सलमान खान और सारे संजय दत्त की फैमिली वहां गई नहीं उनके घर। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये कत्ल करवाया ना उन्होंने जेल के अंदर बैठ के। हाँ जी। तो वो दाऊद इब्राहिम पे इल्जाम क्यों नहीं लगा दिया आपने? तो जेल में तो आपके बैठ के आप आपका जेलों का निजाम ठीक करें, बजाय इस पे कि दाऊद इब्राहिम पे इल्जाम लगाएं। तो आप भी अंदर से जेल से बैठ के दाऊद इब्राहिम को भी कत्ल करवा दें, फिर ऐसा कर लें। और सुने लॉरेंस बिश्नोई का 700 अफराद का ग्रोह, जो इंडिया रिपोर्ट बता रहा हूं, स्टेट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, 700 अफराद के ग्रोह की सरपरस्ती करता है लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के। कनाडा में उसका हेड ऑफिस है। पूरे बिश्नोई कबीले की सरबराही कर रहा है। अच्छा, फिर आपने गोली बराज उसे क्यों नहीं पकड़ा? आपने छोटे शकील क्यों नहीं पकड़ा? आपने छोटे शकील की मुखालफत में और दाऊद इब्राहिम की मुखालफत में राजन छोटे राजन को मुखबर बनाया आपने। तो उससे मुखबरी लेते रहे, उसको गिरफ्तार करते ना। वो तो मुंबई के हमलों में आपने लिखा हुआ है खुद एफआईआर में, सही है, कि छोटे राजन और फला के जरिए कराया गया। वैसे आपका कभी राब्ता हुआ है दाऊद इब्राहिम? जी बिल्कुल हुआ। अच्छा? दाऊद इब्राहिम का देखें, मैं उसका अनसीन एडमायरर हूं, अनसीन एडमायरर। अच्छा, मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन उसका सोसाइटी में रोल, करेक्टर, पर्सनैलिटी, एक्ट। कितना अरसा पहले आपका उनसे राब्ता हुआ? राब्ता नहीं ऐसा हुआ, मैं एडमायरर हूं उनका। मुझे बिल वास्ता तौर पे सारी इत्तलात आती हैं। मसलन मैं बतौर जर्नलिस्ट इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि मेरे प्रोग्राम का, मेरी खबर का रिस्पांस मुझे पता लगे। ठीक है, एनालिसिस करता हूं ना, बिल्कुल फीडबैक मेरा कहां से आता है। मैं कहता हूं जी कि मैंने एक जुमला कहा कि दाऊद इब्राहिम को भारत के, पाकिस्तान नहीं कह रहा, भारत के लाखों लोग लिबरेटर कहते हैं। अच्छा, अभी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपकी 4 फिल्में कामयाब हुई इंडिया की, बॉलीवुड की 4 फिल्में दाऊद इब्राहिम के नाम से कमा। मेरा प्रोग्राम जो है वो दाऊद इब्राहिम के नाम से लाखों व्यूअर्स पैदा करता है। उन तक भी पहुंचा। उन तक पहुंचने के बाद उन्हें प्रेज भी किया। अच्छा, हाँ, मुझे देखे मीडिएटर है ना, सोर्स मेरा कोई भी है, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ठीक, उन्हें बता रहा, लेकिन मेरा राब्ता बिलवास्ता तौर पे अगर उनसे है तो मुझे उनकी खबर मिलेगी ना। सही है। लेकिन मैं वसूख से कहता हूं कि दाऊद इब्राहिम ना उस तरह का कातिल है, ना अंडरवर्ल्ड का एक्सपर्ट है जिस तरह का बिश्नोई आपके जेल में बैठ के काम करता है। दाऊद इब्राहिम को किसी शख्स ने कहा, अभी सुने मैं क्यों एडमायर हूं उसका, उसको किसी शख्स ने कहा जी फलां एयरपोर्ट इंडिया का जो है उसमें 400 मुसलमान मुलाजिम है। अच्छा, उस एयरपोर्ट पे, ठीक है, क्रू है, कुछ बैकग्राउंडर्स हैं, कुछ छोटे अमला है, कुछ कैरियर्स हैं, ठीक है, कुछ पायलट्स भी हैं। ने कहा ओके। उसने कहा जी ये वो एयरपोर्ट बिक रहा है, वो एयरपोर्ट बिक रहा है, तो इन 400 मुसलमानों पे तलवार लटक जाएगी बेरोजगारी की। ठीक है। उसने अपनी बहन उनकी कौन थी, हसीना पारकर, अच्छा, जो डी कंपनी, दाऊद कंपनी, डी कंपनी की वारिस थी, जिसने इंडिया में
इनके फरार के बाद, जैसे फरार सो कॉल्ड कहते हैं ना, उसके मुंतक मैनेज किया। हसीना पारकर से अपनी बहन से मशवरा किया, अपने बच्चों से मशवरा किया और ख़रीद लिया। और ख़रीद के कहा जी इसमें नुकसान होता है, नफ़ा होता है, इससे हट के एक शख्स बेरोज़गार नहीं होगा। अब मुझे आप बताएं कि वो अंडरवर्ल्ड है या हिस्टोरिकल किस्म की पर्सनैलिटी है जो लिबरेटर है। किसी के लिए तो मसीहा है, लेकिन किसी के लिए वो, जिसके लिए वो, देखें अब ये तो अदालत ने साबित करना है जी, शायद है सामने लेके आए आप उनके। एक भारत में भी हमारी तरह मावरा अदालत कत्ल होते हैं। मुझे भारत के एक बहुत बड़े दानिश्वर ने, बड़ा मोतबर है और बड़ा बाखबर है, उसने ये बताया कि दाऊद इब्राहिम को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जरिए मरवाने का हुक्म कई बार जारी हुआ। सही है। भारतीय सरकार के अहम 3-4 नुमाइंदों ने उनकी 2-3 बार ऑफिशियल सिपाही भी पकड़ी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स इस हद तक इन्वॉल्व हो जाए, वो बुरा कर रहा है, भला कर रहा है, मैं और आप कौन है उसके बारे में फतवा जारी करने वाले? लेट कोर्ट्स बी डिसाइडेड। कोर्ट बताया, अदालत बताया ना, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, आगे चलते हैं। हमने काफ़ी लंबी डिबेट होती जा रही है हमारी इस मामले में। इसके लिए तो मुझे लगता है कि 4-5 नशिस्तें चाहिए होगी कवर करने के लिए। सर, ये हमने देखा कि एक टाइम आया, 10 साल लाहौर में सुकून हो गया, कोई बड़ा ख़ानदान, कोई बड़ा दुश्मन एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं उठा, खामोशी से वक्त गुजरता रहा। उन्होंने अपनी अपनी सियासी जमातों में सियासत भी की, अपनी अपनी मार्केटें चलाई, बड़े बड़े पैसे कमाए, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक एक शाम खबर आती है कि बालाज अमीर, उसको कत्ल कर दिया गया, अमीर बालाज। और फिर वो दोबारा से तीफी बट, कोगी बट, टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला, वो कहानियाँ शुरू हो गई। गली मोहल्लों में थोड़ों पे बैठ के अवाम ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ख़ानदानी दुश्मनी है जो 90s से चलती आ रही, शायद उससे भी पहले की दुश्मनी है। सर, अभी उसके बाद ना तीफी भट्ट साहब का पता है, ना उनका दूसरे जो गोगी भट्ट साहब, उनका भी नहीं पता। और शायद बलाज की फैमिली भी अभी खामोश है या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अब आपको लगता है कि ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे आगे, या किसी ना किसी जगह पे रुकना चाहिए, सेटल डाउन होना चाहिए, किसी को रोल प्ले करना चाहिए ताकि ये ख़त्म हो जाए कल्चर? अमीर बालाज के कत्ल का मुझे बेहद सदमा दुख हुआ। सबको था सर, वो नौजवान ऐसा था जो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं था, पढ़ा लिखा था, और वो सैर सपाटे का, सयाहत का शौकीन था, पूरी दुनिया में फिरता था। बिल्कुल ऐसे, लेकिन गैर मोहतात था। दोस्तों का डसा हो? दोस्तों का डसा नहीं था, वो भी कहानी पुलिस की है, रिवायती कहानी है। दोस्तों का डसा नहीं था, वो मोहतात नहीं था लाइफ में, उसे ख़तरा कोई नहीं था। जिससे उसके ख़ानदान की दुश्मनी चली आ रही थी, सो कॉल्ड दुश्मनी है नहीं, मैं नहीं मानता दुश्मनी, मैं उस सारे पूरे सिनेरियो का आई विटनेस हूँ, वो दुश्मनी नहीं है। लेकिन दुश्मनी का जो रंग दिया जा रहा था, जिनके मुफादात वाबस्ता थे, वो कोशिश में लगे थे कि नुकसान हो जाए। अच्छा, बाज़ लोगों की रोटी रोज़ी उसी में चलती। इसको ये पता था जिससे मेरी दुश्मनी मेरे ख़ानदान की चली आ रही थी, सो कॉल्ड तीफी भट्ट एंड ग्रो, उनसे इनकी सुलह होने वाली थी। अच्छा, करीब थी, 1-1.5 माह का फासला था, तहरीर बाकी थी, बाकी सब कुछ हो चुका था, सिर्फ तहरीर होनी थी। तीफी ने कहा कि मेरे बेटे का दाखिला है मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटी में, मैं दाखिला करवा रहा हूँ, 1 महीना मुझे दे दो, आके तहरीर कर लेंगे। और उसने कहा कि मैं भी बाहर सैर कराता हूँ, दोनों बाहर चले जाते हैं। बात ख़त्म हो गई। ठंड था। 2014 से जब टीपू बालाज के वालिद कत्ल होते हैं, उसके बाद से 10 साल का आपने वक्फा ठीक कहा कि 10 साल तक खामोशी छाई रही। लेकिन चल रहा था सब। होता क्या है, जब तक एक बात मैंने कराची वाले मामले में कही थी कि 90s की दहाई जो थी ना कराची में, वजीर दाखिला थे, पीपल्स पार्टी का दौर था, वजीर दाखिला थे
जनरल नसीरुल्लाह बाबर, नसीर बाबर, बड़े पुराने मजे हुए जी, बेनज़ीर के बड़े करीबी दोस्त, बहुत करीब तरीन थे जी। उन्होंने हमें दौरा कराया था कराची का। तो वापस जब हम आ रहे थे तो मैंने उनसे एक जुमला कहा, मैंने कहा जर्नैल साहब आपकी जुर्रत को सलाम है और आपको लोग मिसालन तमसीलन सैल्यूट मारते होंगे ना आपके मातहत। हम जेन्युइन सैल्यूट मार रहे हैं सारे जर्नलिस्ट, 8 लोग गए थे हम सैल्यूट मार रहे हैं आपको जुर्रत पे आपकी, लेकिन एक गलती हो गई आपसे। कहते वो क्या? मैंने कहा आपने हमें जितनी कहानियाँ सुनाई, खून बह रहा है कराची में, खून इंसान बहुत अर्जा था, बहुत अर्जा था। कितना अर्जा था कि बंस रोड कराची का सबसे बड़ा तजारती मरकज है ना, वहाँ एक फैमिली सुबह सुबह 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी शॉपिंग कर रहे थे सदर बाजार में बंस रोड पे। तो वहाँ बरामदे में एक बाइक आई होंडा 125, उन्हें जनाब इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और भाग गए। वो फायरिंग की जद में वो तो मौजूदा तौर महफूज रहे, बीवी बच्चे सब समेत पूरी फैमिली महफूज रही। एक कुत्ता आ गया, कुत्ते को गोली लगी, कुत्ता मर गया। एक दोपहर का अखबार था, वहाँ कराची से बड़े अखबार इवनिंगर निकलते थे, उसने एक सुर्खी जमाई, बंस रोड पर एक कुत्ता इंसान की मौत मारा गया। दुनिया जहान में मशहूर है कि इंसान कुत्ते की मौत मर गया ना। जी बिल्कुल ऐसे। उसने क्या किया? अदरवाइज कर दिया, कुत्ता इंसान की मौत। कुत्ता इंसान, मतलब इंसान तो हर रोज मर रहे हैं, आज कुत्ता मर गया। जब ये खबर छपी सुर्खी समेत, उसी जगह पे एक शख्स ने, कराची के एक नौजवान शायर थे, उनसे मिला भी, उन्होंने एक नज्म लिखी जिसका एक शेर था, भागते कुत्ते ने ये साथी कुत्ते से कहा, भागते उसी पैराए में इंसिडेंट जो हुआ, भागते कुत्ते ने ये साथी कुत्ते से कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। इतना खून इंसान था। मैंने कहा जर्नैल साहब, बाबर साहब को, मैंने कहा बाबर साहब आप इतने बड़े जर्नैल हैं, बड़ी जरूरत है आप में, लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं। खून बह रहा है, बोरीबंद लाशें मिलती थी हर रोज 10-10, 20-20। आप खून को कराची के रोकने के लिए एक खून की दीवार खड़ी कर रहे हैं। जब भी खून जो है ना, खून की दीवार खड़ी करके रोका गया ना, तो नया ब्लड शेड हुआ। ये तारीख है यहाँ की नहीं, तारीख इंसानी है, हर जगह पूरी दुनिया की तारीख। जहां कहीं आपने ब्लड शेड को रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी की, उससे बड़ा खून बहाया आपने। इस धरती पे बदकिस्मती है हमारे लाहौर की। पुरअमन शहर था, 10 साल तो बहुत पुरअमन रहा। इन खानदानों की दुश्मनी पे, बैकग्राउंड पे किसी ने गौर नहीं किया। मुफाद परस्तों ने इसको भड़काने के लिए तीफी ग्रुप पे इल्जाम लगाया बालाज के कत्ल का। ठीक है। इस सो कॉल्ड दुश्मनी को बढ़ोतरी देने के लिए बहुत बड़ा किरदार पुलिस का है, बल्कि है ही पुलिस का। मैं इसका तो काम ही है कि ये चीजें खत्म करे। सुने ये नहीं है, एक दौर में सिर्फ हुआ है ये जो आप बात कह रहे हैं ना, जो सरदार साहब आईजी थे पंजाब पुलिस के, उनके दौर में ये दुश्मनी शेख असगर वगैरह खत्म हुई, बिठाया गया बात। लेकिन एक समझे, पुलिस वालों का रोजगार, कई पुलिस वालों का रोजगार इस बात पे चलता है कि तीफी गोगी के खिलाफ, गोगी तीफी के खिलाफ, तीफी और गोगी मिलके अमीर बलाज के खिलाफ, और अमीर बलाज जो है वो किसी और के खिलाफ, एहसन शाह के खिलाफ, और एहसन शाह फलाना, ये होता रहा। पुलिस वालों ने जिस वक्त एफआईआर दर्ज करनी होती है, उससे पहले उसमें 8-8, 10-10 घंटे का वक्फा होता है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे छोटी एफआईआर है पंजाब पुलिस की। मैं थाने से फलां जगह जा रहा था, रास्ते में इत्तला मिली कि मोहम्मद दीन नामी शख्स को लूट लिया गया है और मैं जाए वकूए पर जा रहा हूँ। ये एफआईआर सबसे मुख्तसर तरीन एफआईआर पंजाब में दर्ज हुई। ठीक है। एक सिख एएसआई की तरफ से, ठीक है, तफ्तीशी था थाना, उस वक्त ये पुलिस इकट्ठा था, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन। इतनी एफआईआर होती है, आप इस्तखासा दे दें कि ये हुआ, पुलिस बुलाती है पहले एक को जो मुद्दई फरीक है कि यार एफआईआर दर्ज होनी है, हम फलां डीएसपी से कह रहे हैं, वो भी आपके पास आ जाएगा, और फलां वकील को भी बुला लें, जो भी आ जाए, वो भी आ जाए। उनके जरिए एक ऐसी एफआईआर दर्ज की जाती है कि अगर टीपू
बिल्ले ट्रकों वाले के ख़ानदान का शख्स कत्ल हुआ तो उसमें तीफ़ी और गोगी का नाम लामहला डालना है, और अगर उनका हुआ है तो इधर से डाल देना। एक दूसरा, जब ये सारे इकट्ठे थे, मलक एहसान, आबिद बॉक्सर, ये सारे इकट्ठे थे ना तीफ़ी के साथ। जी बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त इनके नाम भी आते थे। अब इनके नाम काट दिए, क्यों? कि अब इनकी उनसे मुखालफत है, आजकल नहीं मिलते आपस में, बोलचाल नहीं, वगैरह इनके नाम भी डाल देते थे। उस वक्त जितनी एफ आई आर है पुरानी चेक कर लें, 5 कत्ल ईवान दल के बाहर, टीपू पे हमला हुआ था, टीपू बच गया, बाकी 5 मारे गए, तो उनका भी सारी एफ आई आर ऐसे। एफ आई आर का इंदराज जो है ना, ये सो कॉल्ड दुश्मनी को अंडरवर्ल्ड का नाम देती है। पहली बात एफ आई आर। सही है। मैंने कई थानेदार देखे, कई डीएसपी देखे, कई एसपी देखे जो आज बिल्ला ट्रकों वाले पास बैठे हैं और चंद दिन बाद तीफी के बाद बैठ के कह रहे थे यार बिल्ला पलवान बिल्ले पलवान ने तेरे खिलाफ बड़ी बकवास की थी, ये कहा वो कहा। तो जिन लोगों का मुफाद वाबस्ता है या जिनका रोजगार, बल्कि मुफाद से ज्यादा जिनका रोजगार वाबस्ता है, एफ आई आर का उन्वान यानी टॉपिक, वजह, अनाद, पुलिस वाले खुद जाके बताते थे बिल्ले पलवान को कि यार गोगी और तीफी के खिलाफ ये एफ आई आर करा दो, आबिद बॉक्सर पे ये इल्ज़ाम लगा दो, सही है, मलक एहसान को इस तरह फंसाओ। तीफी गोगी ने 3-4 केस मेरे सामने फेस किए तफ्तीश में, अदालतों में। अरशद अमीन बड़ा नामवर आदमी था, अरशद अमीन चौधरी, जी जी बिल्कुल, उसका उसके भाई का कत्ल। लेकिन सर ये अभी इस सिलसिले को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे खत्म होगा? देखें अभी ये अभी हमने देखा उन्होंने दूसरी पार्टी ने भी इस तरह मर्डर किया। अब देखे ना, जब जावेद भट्ट मारे गए, आप मुझे एक बात बताएं, तीफी भट्ट का एक जुमला सोशल मीडिया पे चलता रहा कि मैं अपने घर का मच्छर नहीं मरने देता, मच्छर, और उसके सगे घर के बहनोई को कत्ल कर देंगे, वो सुलह करेगा? ये बातें भी उड़ाई जाती हैं। सही है कि सुलह हो रही, कोई सुलह नहीं हो रही। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, कोई सुलह नहीं हो रही। और अगर सुलह होगी तो नई दीवार खड़ी करेंगे आप। सही है, ये कोई सुलह नहीं हो रही, लेकिन सुलह का डोल डाला जा सकता है। हालात साजगार करने चाहिए, हालात नासाजगार हैं, ऐसे में सुलह जो है ना वो एक नए कत्ल का दरवा कर देगी। एक तो ये कह रहा हूं। दूसरी बात और सुने, आपने 6 अफराद का एक पैनल बना दिया, ठीक है, जो तफ्तीश करेगा भट्ट साहब की, जी बिल्कुल की, पुलिस है उसमें, बाकी लोग पुलिस के अफसरों के अफसर ही है पुलिस के। जो लोग तीफी और गोगी के, बिल्ले और टीपू के खानदान के साथ इख्तलाफात का बैकग्राउंड नहीं समझते, वो मुकदमे की तफ्तीश नहीं कर सकते। एक पूरे मुकदमे में आपने ये क्यों नहीं देखा कि जिस जगह बालाज का इब्तिदा बालाज है ना जी, 10 साल बाद जहां बालाज कत्ल होता है, वो एक रिटायर्ड डीएसपी के बेटे का वलीमा है जी, जहां नंबर 1 इनवाइटीज की महदूद फरिश्त थी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जिनको बुलाया गया वही आए थे ना, और पता था कि ये होना है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं सुने, 25 से 30 गाड़ियां बाहर पुलिस की खड़ी थी जी। मेरी गली में पुलिस की एक गाड़ी आ जाए ना तो जेब तराश वहां से गुजरता नहीं है, तो बंदा मुसल्ला अंदर कैसे चला गया डीएसपी के बेटे की शादी में? वो इंतजार क्यों करता रहा? अकेला क्यों बिठाया गया था बालाज को? हर जगह आपको वजह अन्नाद, रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट जो है वो पुलिस का मिलेगा जी। सर मेरा ख्याल है बड़ी लंबी नशिस्त होगी, मेरे पास और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे सर, आगे भी बात होगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एपिसोड 2 में। अल्लाह।